हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से। तो हमने एचटेट के पीवाईक्यू तो कर लिए थे। ये हैं हमारे कुछ केवीएस, एनवीएस एंड एएमआरएस में आए हुए क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो लिया था कर, सेकंड पे आए हुए थे, कुछ रीजन से हमारी वीडियो है जो बीच में रुक गई थी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई फॉर द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, अब क्या पूछा है, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा है। तो ये जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम। तो ये क्या है, पहली बात तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में भी 10 है, सोडियम में भी, फ्लोरीन में भी, ऑक्सीजन में भी। तो आपको पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 30 एलिमेंट्स तक। तो उसकी अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है सभी एलिमेंट का 30 तक, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। तो ये है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब जो चार्ज होता है, ये हमारा एक जनरल ट्रेंड होता है, कोई भी एनायन है उसका साइज सबसे बड़ा हुआ। फिर हमारे पास न्यूट्रल एटम आता है, ठीक, और उसके बाद आता है कैटायन का। अब एनायन का साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके पास अगर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके रखेगा। ये है न्यूट्रल एटम। अब मैंने क्या किया, प्रोटॉन तो है एक ही, मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिए 2। अब एक प्रोटॉन क्या 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है? नहीं रखेगा होल्ड करके, जिससे क्या है, जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास एनायन का केस। अब क्या है, अब एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन भी मैंने गायब करवा दिया। अब क्या है, अब हमारे पास ये किसका केस होता है, ये बन जाता है हमारे पास H पॉजिटिव का। इस केस में क्या है, जो एटम का साइज है वो सबसे छोटा हो जाता है। या फिर आप ये लगा लो कि कैटायन में क्या होता है, कैटायन में आपके पास प्रोटॉन तो होते हैं ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे ये है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है। अगर प्रोटॉन का काउंट ज़्यादा है, ओह सॉरी, ये मैंने प्रोटॉन लिख दिया क्या, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो वो होता है कैटायन। उस केस में क्या है, अब देखो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल आसानी से होल्ड करके रखेंगे। इसीलिए कैटायन का साइज है वो न्यूट्रल एटम की कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ 2 तो एनायन है और 2 कैटायन है। अब एक एनायन ऐसा है जिस पे माइनस का 2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। अब देखो, एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा यानी कि उसके पास उतने ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑक्सीजन है, O2 माइनस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके पास 8 तो प्रोटॉन है और 2, देखो 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल होता तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख लेते। अब इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाइंड करके नहीं रख पाएंगे, जिससे जो ऑक्सीजन का है साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब फ्लोरीन है। अब यहाँ एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं और एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि इसमें 9 प्रोटॉन है। अब इस पे -1 चार्ज है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखना आसान बात है या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखना आसान बात है, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखना आसान बात नहीं है। जिससे इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एनायन पर उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम है
यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम है तो उनको होल्ड करके रखना आसान बात है। इसीलिए ये तो है जनरल ट्रेंड, ठीक है। अगर एनायन भी कई आ गए, मतलब कई एनायन की क्या बात है, एक पे -2 चार्ज है, एक पे -1, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ही बड़ा, और उसके बाद कम नेगेटिव वालेगा। तो ये तो हो गया इन दोनों का ऑर्डर। उसके बाद ये दो कैटायन है। अब कैटायन में उल्टा होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही ज़्यादा कमी है, यानी कि प्रोटॉन का काउंट बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन का हो गया कम, तो साइज घटेगा। तो कैटायन पे तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होता है, और एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ही बड़ा होता है। तो ये है आपका भाई ऑर्डर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ही बड़ा, और कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। सबसे पहले बात तो ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल का मतलब है इस पर न कोई पॉजिटिव चार्ज है न कोई एनायन है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, इस एटम पर किसी दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो जब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। सारे एलिमेंट में नहीं, वो एलिमेंट देखा जाएगा कौन सा एलिमेंट है। अगर ये नोबल गैस है तो नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करती, उस केस में हमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होता है। कई बच्चे क्या करके आएंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसका कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे तो ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करना होता है, एटम को सिर्फ ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचना होता है, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचना है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना है, उसको अपने ऑर्बिटल्स के अंदर बैठाना है। अब क्या है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसके पास 2p सबसेल है, ये देखो 2p सबसेल है। क्लोरीन के पास क्या है, 3p सबसेल है। और p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करो, करती है फिल, इसके करो, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल की। इसके बाद यहाँ इसका 2s आ जाएगा, इसी तरह इसका यहाँ 3s आ जाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा फ्लोरीन में वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ 2p में ऐड होगा। क्लोरीन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3p में ऐड होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इनको अपने अंदर बैठानी है, यानी कि इस ऑर्बिटल के अंदर बैठानी है। अब ऑर्बिटल जितना बड़ा होगा उतनी ही आसानी से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से आके बैठ जाएगा। तो जो 3p ऑर्बिटल है उसका साइज बड़ा होता है और 2p का होता है छोटा। एक और बात, पहली बात तो साइज देखना है, 3p का साइज बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो फ्लोरीन के केस में ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल तो है छोटा, कुछ तो इसमें पहले ही 5 इलेक्ट्रॉन थे और फिर छठा इलेक्ट्रॉन और आ गया, साइज है छोटा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन में 3p का साइज बड़ा है। साइज इतना बड़ा है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी ये आसानी से अकोमोडेट कर लेगा, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आता है एक एक्सेप्शन। अदरवाइज जो जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो क्या है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
डिक्रीज होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, कभी तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर रहेगा, कभी इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछेगा तो सेम ऑर्डर रहेगा। एक्सेप्शन किस में आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। और एक आता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद I2 की। यहाँ भी वही बात है, फ्लोरीन का क्या है, अब 2 फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन का साइज देखो, फ्लोरीन एटम का साइज तो है छोटा, और इन पे 3 लोन पेयर होते हैं। देखो 3 लोन पेयर इस पर है, 3 लोन पेयर इस पर है, जिसकी वजह से रिपल्शन है, तो ये बॉन्ड वीक है। और क्लोरीन में यही बॉन्ड, क्लोरीन का साइज बड़ा है, 3 लोन पेयर यहाँ है, 3 इसके पास है, लेकिन साइज बड़ा है, रिपल्शन इतना नहीं है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये सेम ऑर्डर रहता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछे तो ये, ऑक्सीडाइजिंग पावर तो भी ये पूछे। ठीक है, तो ये है भाई, यहाँ से तो पक्का ही क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ऑर्डर को याद कर लेंगे, वही लगा के आएंगे सभी क्वेश्चन में। ये भाई आपका ये हमारा 2023 के हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई वुड बी, देखो आयोडीन है, एक तो न्यूट्रल आयोडीन है, एक कैटायन है, एक एनायन है, किसका साइज सबसे बड़ा, एनायन का, फिर न्यूट्रल एटम का, और फिर कैटायन का। तो कौन सा ऑर्डर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन 4, ये एनायन है, न्यूट्रल एटम है, कैटायन है। ये भी भाई आपका ये हमारे इसका 2023 का। द मोस्ट एक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल हैव, अब पीरियोडिक टेबल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, एल्कली मेटल। अब जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये भाई आपको ट्रेंड याद रखना है, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो अब देख लिया कि जो एल्कली मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्कली मेटल में भी ऊपर कौन आता है, लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटासियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद सीजियम है। ठीक है, अब मेटालिक कैरेक्टर क्या बताया था मैंने, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि लिथियम टू सीजियम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जो सीजियम है उसके पास सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसके पास है। और एक बात हो, जो आपका साइज होता है वो साइज भी एल्कली मेटल का सबसे ज़्यादा होता है पीरियड के अंदर। अब जैसे लिथियम टू हम गए फ्लोरीन, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज डिक्रीज होगा। तो इसका क्या मतलब है, जो एल्कली मेटल्स का साइज होता है एक पीरियड के अंदर वो सबसे ज़्यादा है। अब बात कही है इसने मोस्ट एक्टिव मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो मोस्ट एक्टिव मेटल तो ये है। ठीक है, कुछ तो इनका साइज वैसे ही बड़ा होता है हर पीरियड में, और रही बात डाउन द ग्रुप तो आपका साइज और बढ़ता है। तो ये जो सीजियम है इसका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है और कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, तो मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा कम होती है। और जो सीजियम है, सीजियम की तो सबसे कम होगी क्योंकि इसका साइज बड़ा है, मेटालिक कैरेक्टर भी इतना ज़्यादा है। तो ये जो सीजियम है ये है मोस्ट एक्टिव मेटल, तो इसके लिए क्या होगा, इसका सबसे बड़ा साइज होगा और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भाई ये मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको थ्योरी की जो वीडियो करवाई थी उसमें करवा रखा है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी किसी एलिमेंट की, NH2 है, N-2F1-14, N-1D 0 to 1 है। If N is equal to 7 then the element belongs to।
अब देखो, पहली बात तो ये कि ये कौन से ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये डी ब्लॉक की है, ये एफ की है, ये पी की है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखो ये किसकी है, ये है आपके पास एफ ब्लॉक की, क्योंकि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में ऐड हो रहा है, वो आपका एफ सब सेल में ऐड हो रहा है। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि डी में भी है 0-1, नहीं। अब देखो 1 to 14 इलेक्ट्रिक 1 जो है सब सेल होती है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो NH2 के बाद ये फिल होगी। अब इसने N की वैल्यू दे रखी है 7। जब आप 7 पुट करोगे तो आप 7 पुट करो एक बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7H2 आ जाएगा, ठीक है। और 7 - 2 5F आ जाएगा, वो भी 1 - 14। और यहाँ पर 7 - 1 6D आ जाएगा, 0 to 1, ठीक है। पहले तो हमने N की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब मेरे को तो पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाना है। इसका क्या तरीका है, इसका मैंने बताया है N+ रूल। इसके लिए N+L क्या होगा, ये वैल्यू N की वैल्यू 6 है, इसके लिए L की वैल्यू होती है 2। ये भाई आपका कौन सा चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, जो मैंने अभी करवाया है उसमें है पढ़ा रखा कि इसके लिए कौन सी वैल्यू है। तो इसके लिए N+L की वैल्यू है 8, इसके लिए N+L की, F के लिए F की देखो SPDF 0 1 2 3, तो F के लिए 3, इसके लिए ये। तो भाई जितनी ज़्यादा N+L की वैल्यू होगी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वो लास्ट में फिल होगा। तो 5F एंड 6D दोनों की N+L की वैल्यू क्या है, 8 है। तो पहले कौन सा फिल होगा, तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी पहले वो फिल होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को पता चल गया कि ये तो F ब्लॉक एलिमेंट है। और ये 0 और 1 लिखते हैं ना, ये 0 1 आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के केस में आता है। जब अब देखो, जब हम F सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है कि F सब सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और हमें पता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है किसकी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब सेल की। अब F में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड मानी जाती है और ये बिल्कुल स्टेबल भी होती है, ठीक है। तो अब कोई ऐसा एलिमेंट आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 7H2 में आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आपकी F सब सेल में। अब इसको ये पता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन तू किसी और को दे दे तो तेरे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तू ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा वो अगली सब सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि जो स्टेबिलिटी है वो आ जाए एलिमेंट के पास, इसीलिए लिखते हैं ये 0 और 1। अब इससे नेक्स्ट एलिमेंट है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, जो कॉपर और आप क्रोमियम की देखते हो। देखो क्रोमियम की क्या लिखी जाती है, इसकी लिखी जाती है 3D5 एंड 4S1, ठीक है। और रूल क्या कहता है कि पहले ये पूरी फिल होगी और उसके बाद रूल के अनुसार तो हमारे पास क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ये, ठीक है। क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, रूल ये कहता है। लेकिन डी सब सेल को ये पता है अगर 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगी, तो ये एस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से अगर हमारी जो सेल है वो हाफ फिल्ड हो जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है तो कोई बात नहीं होती, 1 इलेक्ट्रॉन हम आसानी से इधर उधर कर देते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है ये डी में हमारे पास 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन आएगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अदरवाइज ये क्या है हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया। अगर 5F फिल होती है तो हमारे पास वो कौन सा होता है, एक्टिनाइड होता है, ठीक है, एक्टिनाइड। अगर 4F फिल होती है तो वो होता है हमारे पास लैंथेनाइड। और जो हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट होता है मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है। F ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 2 सीरीज होती हैं, एक तो लैंथेनाइड होती है और एक एक्टिनाइड होती है। इसमें 4F की फिलिंग है, इसमें 5F की फिलिंग है और दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो
जो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो देखो अब मैंने जब एन की वैल्यू यहाँ रखी तो मुझे पता चला कि 5f की फिलिंग है, 5f की फिलिंग है, तो ये कोई भी एलिमेंट है, ये एक्टिनाइड भी है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है और ये एक्टिनाइड भी है। तो ऑप्शन ए एंड डी। तो देखो ये जो ऑप्शन बी है इसमें क्या लिखा गया है, बोथ 4 and 1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो भैया आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किया तो बस मैंने तो 5f देखा और ये लगा दिया निशान, ओहो, पर सवाल तो निकला गलत। तो हमें सारे ऑप्शन देखने होते हैं, एक ऑप्शन देखना, मोर देन वन ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये भी ये हमारा 2023 का है, तो उस पेपर में इस यूनिट से आए थे 4 क्वेश्चन, तो हर बार आते ही इतने, तो एवरेज आ ही जाती है चैप्टर की। अब 2 स्टेटमेंट है, लिथियम इज द मोस्ट एक्टिव मेटल इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या लिथियम सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है, रॉन्ग, लिथियम एक्टिव नहीं है, कौन एक्टिव है, सीजियम है। डाउन द ग्रुप क्या है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम आपका सबसे एक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत। लिथियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर एनर्जी लेवल, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। आपकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है एल्कली मेटल की वो क्या होती है, NS1, यानी कि ये जो जितने भी एलिमेंट है लिथियम टू सीजियम, इनकी जो वैलेंस सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 तो है रॉन्ग और 2 है राइट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सो ऑप्शन। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये KVS 2023 का आया हुआ है। द फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर शोन इन द टेबल बिलो। ये भैया की कोई एलिमेंट है, इसकी 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी आपने। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी। ठीक है, अब ये पूछ लिया द एलिमेंट इज लाइकली टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड इन विच इट्स चार्ज इज। अब क्या है, उस कंपाउंड, उस एलिमेंट ने क्या किया, आयोनिक कंपाउंड बनाया, तो उसका चार्ज क्या होगा, यानी कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब हमें पता है जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है आसानी से। अब जैसे एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल में क्या होता है, NS1, ये आपकी वैलेंस सेल है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकती है एल्कली मेटल। उसके बाद होता है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल की है ये कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा 13th नहीं, मतलब आता तो कौन सा है, हाँ 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, यानी कि 13th ग्रुप में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, यानी कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो वैलेंस सेल से अंदर वाली सेल होती हैं यानी कि वो फुली फिल्ड होती हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम अंदर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट दे दी, सेकंड दे दी, थर्ड दे दी। देखो फर्स्ट, अब हमें एक बात पता है, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैं उनका ऑर्डर हमेशा बढ़ता जाता है। अब देखो फर्स्ट है 580, उसके बाद है 1815, यानी कि ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली से ज़्यादा है, थर्ड वाली दूसरी से ज़्यादा है। ये तो वही होता ही है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी ले लिया हमने सोडियम, सोडियम नहीं, ये आप एल्यूमिनियम ले, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल ले लिया मैंने। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6
है एंड इसकी 3s2 एंड 3p1, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 13, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 तो ये हो गए और ये आपके वैलेंस, ठीक है। तो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको निकालना तो है आसान, ठीक है। और जो अंदर वाली सेल होती हैं, जो पूरी फील्ड होती हैं, इनको बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। अगर एल्यूमिनियम अपने ये इलेक्ट्रॉन लूज करते तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, इसकी आ जाएगी नियोन के बराबर। नियोन क्या है, एक नोबल गैस है। तो जितने भी एलिमेंट हैं धरती पर वो सब क्या चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी न किसी तरह नोबल गैस के सिमिलर आ जाए। तो एल्यूमिनियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो एल्यूमिनियम चाहता है कि मेरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो जो एल्यूमिनियम है वो सिर्फ अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है आसानी से, ठीक है। अब एल्यूमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा पहले, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम पॉजिटिव ये p वाला कर दिया। अब 3s2 से निकलेंगे। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज, देखो अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मैंने मान ली x है, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या है, प्लस चार्ज आ गया। अब पहले ही एटम पर प्लस चार्ज है और उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो प्लस चार्ज तो और बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी और बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया Z, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू तो होती है हमारे पास Z की, उसके बाद Y की, उसके बाद X की। ये भी आपका एक PYQ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो और चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। पर एल्यूमिनियम ये है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी न किसी तरह अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो गायब कर ही देता है, ठीक है। इसने अब अपने वैलेंस सेल के 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, यानी कि आयनाइजेशन हो गया इसका, ठीक है। अब क्या चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका, नहीं निकलेगा। चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मैंने A मान ली, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ये। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, वैलेंस सेल के लिए इंक्रीज होगी, लेकिन जो अंदर वाली सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो यही पूछा है कि ये कोई एलिमेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 5। ये पूछा है कि उस पर कितना चार्ज होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, इस पर +3 चार्ज है, मेरे को पता है 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे और चौथे इलेक्ट्रॉन में आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बढ़ जाएगी। तो देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट, देखो अब 580 थी, फिर हो गई 1815। इसका एक शॉर्टकट ये है, आप रफ आइडिया ले लो। इसको तो आप 600 मान लो, इसको आप 1800 मान लो, तो 1800 डिवाइडेड बाई 600 करोगे, यानी कि ये 3 टाइम्स बढ़ गई। यानी कि फर्स्ट 2 सेकंड गए, ये बढ़ी 3 टाइम्स आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। वो तो हर बार बढ़ेगी, लेकिन हमें ये देखना है कि कब ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस केस पर हमें, तो उस टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। अब है ये थर्ड। अब हमें बस मतलब इतना शॉर्टकट लगाना कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये 2700 है, ठीक है, इसको तो आप मान लो 2800, ठीक है। अब इसको आप 1800 मान लो, 2 0 से 0 कैंसिल। अब ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड टू थर्ड गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुई, ठीक है, कुछ मान लो। अब गए थर्ड टू फोर्थ, ठीक है, क्या गए, थर्ड टू फोर्थ, ठीक है। अब आप इसको तो मान लो 1200 क्या है, तो 12000 है,
12,000, ठीक है। इसको मान लो आप 2800, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब 120 को आप 28 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 120 को आप 28 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 4 8 32 4 12 3 15 28 तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, रफ सा देख लो, तो ये आपका आया 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आया है। अब देखो ये 11,600 है और ये 18,500 है, इसको तो आप मान लो 18,000, ठीक है। अब इसका 500 काट दिया, इसका 600 काट, तो एक ही बात है, ये आ गया 11,000। 3 0 से 3 0 कितने पे जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब तो फर्स्ट टू सेकंड गए, 3 टाइम्स बढ़ी, सेकंड टू थर्ड 1 पॉइंट समथिंग बढ़ा, थर्ड टू फोर्थ गए तो यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, फोर्थ टू फिफ्थ। यानी कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस स्टेप में हुआ है? इस स्टेप में हुआ है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो हमारे आसानी से निकल गए। जब हमने चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, तो यानी कि इसका क्या मतलब है? उस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो यही पूछा था कि वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो वही ऐसे जब भी आपको डाटा दे देना तो आप रफ वैल्यू निकाल लो, और जहाँ भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा उस स्टेप पे पता चल जाएगा कि और इलेक्ट्रॉन निकालना अब मुश्किल हो गया है। तो ये क्वेश्चन था KVS 2023 का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल लो या फिर मोस्ट एक्टिव मेटल बोल लो, वो कौन सी होती है आपकी? एल्कली मेटल होती हैं। अब एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1, ठीक है। तो NS1 किस में है? यानी कि लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो क्या है? ये तो आपकी एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल तो कम रिएक्टिव है, और ये आपके पास ये तो आपकी एल्किलाइन है और ये एल्कली है, ठीक है। एल्कली की होती है NS1 और एल्किलाइन की होती है NS2। तो एल्कली ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ऑप्शन सी एंड डी में से हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ तो अब क्या है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो ये तो किसकी है? ये तो आपके पास लिथियम दे रखा है, और ये किसकी है? 6S1 किस में फिल होता है? लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। इसमें क्या फिल होता है? इसमें फिल होता है हमारे पास, हाँ इसमें होता है 2S, इसमें 3S, इसमें 4S, इसमें 5S, इसमें 6S। यानी कि ये सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डाउन द ग्रुप क्या पता है मेरे को? जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस द सीक्वेंस इज दिस? देखो मैंने बताया है ना, ये मतलब हेलोजेंस वाला तो ट्रेंड बस बदल देंगे, कभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पूछ लिया, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ब्रोमीन। ये ऑर्डर आपका किसके लिए आता है? ये या तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए आता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अब एटॉमिक रेडियाई तो पता है मेरे को, डाउन द ग्रुप है, बढ़ती है, यानी कि आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये भी ध्यान रखना।
ये है लास्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन, Cl, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर दिस। तो वो ये आपके एलिमेंट हैं, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास बॉन्ड होता है, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद आती है वंडर वाल फोर्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा है, आयनिक बॉन्ड का क्या पता है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड तो जब बनता है जब दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एक जैसी हो या फिर इनमें बहुत कम डिफरेंस हो। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट के बीच में ज़्यादा है, जैसे HCl है, ठीक है, HCl है या फिर हमारे पास NaCl है। अब एक तो प्योर मेटल है, एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि आयनिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ही हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट दे दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी, तो हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही आयनिक और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो NH में क्या है, नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है, नाइट्रोजन की दे रखी है 1 2 3, तीसरी वैल्यू 1 2 3, नाइट्रोजन की है 3.2 और हाइड्रोजन की है 2.1। डिफरेंस कैलकुलेट करो, यहाँ आया हमारे पास 1.1 का डिफरेंस। अब ऑक्सीजन और Cl है, अब ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 4th नंबर वाला डाटा 1 2 3 4, ये है 3.5 है। और Cl की है ये भाई आपको ध्यान से माइनस करनी, ये ना हो कि गड़बड़ कर दो आप उसकी उसमें से कर दो, ये 0.5। अब है OF का, ऑक्सीजन की कौन सी है, चौथे वाला डाटा 3.5, और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन लास्ट वाला, ये आपके पास है 4, तो यहाँ भी डिफरेंस 0.5 का है। अब है OH, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की 2.1। ये देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन से ऑप्शन में ज़्यादा, ऑप्शन डी में, तो यानी कि आयनिक कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये बॉन्ड आयनिक है। तो वही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी आंसर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल पर बने रहिएगा फॉर मोर चैप्टर्स।